हम लोगों ने एक चैप्टर लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकॉनमी स्टार्ट किया था। और इस चैप्टर के अंदर अगर आपको याद हो कि हमने कुछ टॉपिक्स पे डिस्कशन किया था। पहला टॉपिक लाइफ लाइन्स क्या होती हैं, जिसमें हम लोगों ने बात करी थी ट्रेड की, ट्रांसपोर्ट की और कम्युनिकेशन की। ठीक है, और यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा गया है एनसीईआरटी में कि क्या होती हैं लाइफ लाइन्स। दूसरा, फिर हमने इसमें से पहला टॉपिक उठाया था ट्रांसपोर्ट, और इस ट्रांसपोर्ट टॉपिक के अंदर हमने सब दो हिस्से में से बांटा था। याद हो आपको, एक तरफ लिखा था हमने मीनिंग और एक तरफ ट्रांसपोर्ट में हमने लिखा था मीन्स। ठीक है, मीनिंग के अंदर मैंने क्या बताया था, याद हो आपको, सप्लाई एरिया टू डिमांड एरिया, याद होगा कॉन्सेप्ट। मीन्स के अंदर भी मैंने इसको 3 हिस्सों में बांटा था, एक लैंड, वाटर, एयर। एयर होगा डोमेस्टिक या इंटरनेशनल, वाटर होगा इनलैंड या ओवरसीज, और लैंड को मैंने 3 हिस्सों में बांटा था। एक तरफ लिखा था मैंने रोड, एक तरफ लिखा था मैंने रेल, और एक तरफ लिखा था मैंने पाइपलाइंस। अब हम थोड़ा आगे की बात करते हैं और एक सेपरेट टॉपिक अपना उठाते हैं, रोडवेज। बहुत गौर से समझिएगा आप बात को। यहाँ पे जब मैं बात करूँगा रोडवेज की, तो इस रोडवेज टॉपिक को मैं 2 हिस्सों में बांट दूंगा। सबसे पहले रोडवेज के अंदर हम लोग देखेंगे एक बेसिक सा क्वेश्चन, या इसको हम इसकी इम्पोर्टेंस भी कह सकते हैं। इम्पोर्टेंस के अंदर यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन बनेगा वो डायरेक्टली क्वेश्चन ये बनता है कि वाई रेलवेज इज रोडवेज considered as the better option than रेलवेज। बात समझ में आई। और इस पे हमने डिस्कशन भी किया था, अगर आपको याद हो कि हमने इसके अंदर 6 पॉइंट पढ़े थे कि क्यों रेलवेज जो है वो बेटर ऑप्शन है रोडवेज से। अब हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि रोडवेज को कैसे क्लासीफाई किया गया है इंडिया के अंदर, या इंडिया के अंदर कितने तरीके की रोड्स हमें देखने को मिलती हैं। इस टॉपिक को जब मैं कह रहा हूँ कितने तरीके की, तो आप क्लासिफिकेशन या आप साथ में टाइप्स ऑफ रोड्स भी कह सकते हो इसको। ठीक है, इस टॉपिक को हम देखते हैं और बहुत ध्यान से देखेंगे। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, इस टॉपिक के अंदर भी आपको 6 तरीके की रोडें देखने को मिलने वाली हैं। कौन कौन सी रोड देखने को मिलने वाली हैं, सबसे पहले एक एक करके हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो रोड है जिसको आप बोलोगे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, पहली तरीके की जो रोड है उसको आप क्या बोलोगे, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है वो एक्चुअली में सुपर हाईवे है। क्या है, सुपर हाईवे। और ये जो सुपर हाईवे है, इसको बनाने के पीछे एक बेसिक मोटिव था सरकार का। एक्चुअली में सरकार ने क्या किया, सरकार ने एक मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च किया, और उस मेगा प्रोजेक्ट के अंदर सरकार ने कहा कि हम कुछ मेगा सिटीज़ को, गौर से समझिएगा, हम कुछ मेगा सिटीज़ को आपस में कुछ मेगा सिटीज़ को आपस में हम क्या करेंगे, हम आपस में इन दोनों को लिंक कर देंगे। और ये दो नहीं सर, ये बहुत सारी मेगा सिटीज़ होंगी जिनको सरकार ने आपस में लिंक करने की बात कही अंडर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। और इसको लिंक करना क्यों है, इसको लिंक करने के पीछे अपने कारण थे, गौर से देखिएगा। इसको लिंक इसलिए करना है क्योंकि 2 मेगा सिटीज़ के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन में टाइम और डिस्टेंस लगती है, यानी एक मेगा सिटी से दूसरे मेगा सिटीज़ में जाने में बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस लगती थी, तो इसकी टाइम और डिस्टेंस दोनों को ही कम करने के मोटिव से ये मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया और मेगा सिटीज़ को आपस में लिंक करने की बात करी गई। इन सिटीज़ को आपस में लिंक करने के लिए सरकार ने 3 तरीके की रोड बनवाई। एक को आप बोलोगे क्वाड्रिलेटरल, एक को आप बोलोगे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, एक को आप बोलोगे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ये 3 सड़कें, और ये तीनों ही सड़कें, सर समझिएगा ध्यान से, ये तीनों ही सड़कें जो हैं वो इस मेगा प्रोजेक्ट का हिस्सा थी। यानी इस मेगा प्रोजेक्ट के अंदर ये 3 सड़कें बनाई गई। एक को आप बोलोगे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, एक को नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, और एक को ईस्ट वेस्ट
कॉरिडोर। क्या था गोल्डन कॉरिडोर, क्या थी नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और क्या था ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। हम इस पूरे प्रोजेक्ट को एक मैप के थ्रू समझते हैं। बहुत ध्यान से आप देखिएगा मैप। सबसे पहले जब मैं बात कर रहा हूँ क्वाड्रिलेटरल की, गौर से समझिएगा, जब मैं बात कर रहा हूँ क्वाड्रिलेटरल की तो, और मैं बात कर रहा हूँ ये मेगा प्रोजेक्ट किसे लिंक कर रहा है, सिटीज़ को। नहीं, आप कहोगे सर सिटीज़ नहीं, मेगा सिटीज़ को लिंक कर रहा है। तो सबसे पहले हम कुछ मेगा सिटीज़ लेते हैं। आप बिल्कुल पॉइंट पे मत जाइएगा, बस आप ध्यान से समझिए। मैं मुंबई, एक में लेता हूँ दिल्ली, एक में लेता हूँ चेन्नई और एक में लूँगा कोलकाता। आप देखिए हमारे पास कितनी मेगा सिटीज़ आ गई। हमारे पास 4 मेगा सिटीज़ आ गई। और इन चारों मेगा सिटीज़ को जब हम लिंक करेंगे, इन चारों ही मेगा सिटीज़ को जब हम लिंक करेंगे तो आप देख पाओगे यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मेशन हुआ है। और इसी रोड को हम बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। इसके साथ में देखिए, देखते रहिएगा ध्यान से। इसी के साथ में यहाँ पे नॉर्थ में जम्मू कश्मीर में एक जगह पड़ती है जिसको आप बोलोगे श्रीनगर, और साउथ में एक जगह पड़ती है कन्याकुमारी। सरकार ने श्रीनगर यानी कि बिल्कुल नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया और कन्याकुमारी यानी बिल्कुल सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इन दोनों रोड्स को भी आपस में लिंक करने के लिए इस प्रोजेक्ट में कुछ हिस्सेदारी दी। और उसमें इन्होंने नॉर्थन पार्ट और सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया को पूरी तरीके से लिंक कर दिया। आप देखोगे इसी कारण से इसे हम कहते हैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। क्या कहते हैं? नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ठीक है, तो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर लिंक करता है नॉर्दर्न पार्ट और सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया को। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल 4 बड़ी मेगा सिटीज़ को आपस में लिंक करता है। इसके साथ में हमने कहा था इस रोड में एक और तरीके की रोड होगी जिसको आप बोलोगे ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर। और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है वो इंडिया के ईस्टर्न पार्ट यानी कि सिलचर जो कि असम में पड़ता है, और इंडिया के वेस्टर्न पार्ट जो कि आप कहोगे गुजरात में पड़ने वाली एक जगह है पोरबंदर। पोरबंदर से आपको और भी बातें याद आएंगी। पोरबंदर में आपको याद आएगा सर यही वो जगह थी जहाँ गांधी जी का जन्म हुआ था। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर ने आसाम में पड़ने वाली जगह सिलचर और गुजरात में पड़ने वाली जगह पोरबंदर को आपस में लिंक किया, और इसको हम बोलते हैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे 3 तरीके की रोड है। एक रोड को आप बोल रहे हो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, एक को बोल रहे हो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, और एक को आप क्या बोल रहे हो, एक को आप बोल रहे हो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ये 3 तरीके की रोड इस प्रोजेक्ट में लॉन्च की थी सरकार ने। और इस प्रोजेक्ट के अंदर सरकार ने इन 3 रोडों का जिक्र किया और ये 3 रोड बनवाई। आप कहोगे सर क्यों बनवाई? हम कहेंगे सर क्योंकि 2 मेगा सिटीज़ के बीच में टाइम और डिस्टेंस को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। बात समझ में आई या नहीं आई? अब आप कहोगे सर यहाँ पे रोड्स क्या सरकार ने बनाई? नहीं, तो हम कहेंगे यहाँ पे एक अथॉरिटी होती है जिसको आप बोलते हो नेशनल। N फॉर नेशनल, H फॉर हाईवे, A फॉर अथॉरिटी, I फॉर इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस प्रोजेक्ट को क्या किया? हम कहेंगे सर इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया। क्या किया? इम्प्लीमेंट किया। ठीक है सर, एक तरीके की रोड हमने पढ़ी जिसको हमने बोला गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड्स। बात समझ में आई? अपनी अगली रोड की तरफ पढ़ते हैं। हमने कितनी बताई थी? 6। दूसरी रोड जिसको आप बोलोगे सेकेंड टाइप ऑफ रोड इज कॉल्ड नेशनल हाईवेज। क्या बोलोगे आप? नेशनल हाईवे। ये जो नेशनल हाईवेज हैं ये एक्चुअली पूरे देश में स्प्रेड होते हैं। समझिएगा ध्यान से, ये जो नेशनल हाईवेज होते हैं ये पूरे देश में क्या होते हैं? स्प्रेड होते हैं। और ये इंडिया के अलग अलग हिस्से को क्या करते हैं? आपस में कनेक्ट कर देते हैं। तो पूरे इंडिया में अगर आपको कहीं पे भी ट्रेवल करना है तो आप किन का सहारा लोगे? आप लोगे नेशनल हाईवेज का सहारा। और इन रोडों को मेंटेन करने वाली जो अथॉरिटी होती है बच्चों, उस अथॉरिटी को आप बोलोगे सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। क्या बोलोगे? CPWD यानी कि सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। बात समझ में आई या नहीं आई? उसके बाद हम आपको एक नेशनल हाईवे और बताते हैं। यहाँ पे बहुत सारे नेशनल हाईवे हैं जिनमें से एक नेशनल हाईवे है जिसको आप नेशनल हाईवे नंबर 1 कहते हो, NH1, नेशनल हाईवे नंबर 1। ये जो नेशनल हाईवे है ये दिल्ली को
लिंक करता है अमृतसर से, कहाँ से, दिल्ली को लिंक करता है अमृतसर से। और इस नेशनल हाईवे को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं शेर शाह शूरी मार्ग। क्या बोलते हैं, शेर शाह शूरी मार्ग। तो आपको नेशनल हाईवेज में कुछ बातें दिमाग में रखनी है क्या, कि नेशनल हाईवेज पूरे इंडिया को आपस में कनेक्ट करते हैं एक दूसरी जगह से। इनको बनाने वाला एक डिपार्टमेंट है जिसको बोलेंगे सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। और इसके साथ में ही नेशनल हाईवे नंबर 1 को हम शेर शाह सूरी मार्ग भी कहते हैं, और ये लिंक करता है दिल्ली को अमृतसर से। बस आपको इतनी बातें नेशनल हाईवे में दिमाग में रखनी है। थोड़ा सा हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने तीसरी तरीके की रोड की बात करते हैं, बहुत गौर से समझिएगा। तीसरी तरीके की रोड्स को हम बोलेंगे स्टेट हाईवे। अभी आपने बच्चों नेशनल हाईवे पढ़े, अब आप पढ़ोगे स्टेट हाईवे। ये स्टेट हाईवे क्या होते हैं, किसी भी स्टेट की जो कैपिटल होती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है, आप कहोगे लखनऊ है। तो यहाँ पे किसी भी स्टेट की कैपिटल जो होती है उसको स्टेट के अंदर कैपिटल को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लिंक करने वाली रोड को हम क्या कहते हैं, स्टेट हाईवे कहते हैं। यानी कि जब आपसे बात करूंगा मैं स्टेट हाईवे की, तो आप बस समझिएगा कि ये मान लीजिए इंडिया है, इस इंडिया में मान लीजिए 4 स्टेट्स हैं, स्टेट 1, 2, 3 और 4। इन चारों स्टेट्स को आपस में जो रोड लिंक करेगी उस रोड को आप बोलोगे नेशनल हाईवे। और ये जो स्टेट के अंदर कैपिटल को डिस्ट्रिक्ट से लिंक करेगी इसको आप बोलोगे स्टेट हाईवे। समझ में आई बात। तो यहाँ पे 2 तरीके की रोड आपने पढ़ी, एक पढ़ी आपने स्टेट हाईवे, एक आपने पढ़ी नेशनल हाईवे। अच्छा, आप कहोगे सर स्टेट हाईवे को भी CPWD बनवाती है, तो हम कहेंगे नहीं सर, CPWD सेंट्रल डिपार्टमेंट है और ये स्टेट का काम है। तो इसको बनाने वाला जो डिपार्टमेंट होगा इसको आप बोलोगे स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। क्या बात है, अपने दिमाग में रखेंगे। स्टेट हाईवे कौन सी रोड होती हैं, तो हम कहेंगे दीज रोड्स लिंक्स द स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। उसके साथ में हम कहेंगे इन रोड्स को मेंटेन कौन करता है, तो आप कहोगे सर इन रोड्स को मेंटेन करने वाला डिपार्टमेंट स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होता है। चौथी तरीके की सर रोड कौन सी है, इसको आप बोलोगे डिस्ट्रिक्ट रोड। क्या बोलोगे, डिस्ट्रिक्ट रोड। सर डिस्ट्रिक्ट रोड कौन सी रोड होती है, एक बार फिर से एग्जाम्पल से समझाते हैं। ये इंडिया था, ये 4 स्टेट थी। अब हम लोग डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच गए थे। इस डिस्ट्रिक्ट को गौर से समझिएगा, इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर के अलग अलग जगहों पे जो रोड जोड़ेगी इस रोड को आप बोलोगे डिस्ट्रिक्ट रोड। क्या बोलोगे, डिस्ट्रिक्ट रोड। तो यानी कि जैसे मान लीजिए लखनऊ से कोई रोड आती है, कैपिटल से कोई रोड आती है जो इटावा तक आती है, उस रोड को आप बोलोगे स्टेट हाईवे। फिर चौगुरजी वाली जो रोड है वो क्या कर रही है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर इटावा के अंदर अलग अलग जगहों को आपस में लिंक कर रही है। सर बलराम सिंह चौराहे को शास्त्री चौराहे से लिंक कर रही है, शास्त्री चौराहे को औरंगाबाद चौराहे से लिंक कर रही है। तो ये वाली जो रोड है जो इटावा के अंदर स्प्रेड है, इन रोड्स को आप बोलोगे डिस्ट्रिक्ट रोड्स। बात समझ में आई। तो डिस्ट्रिक्ट रोड की जब आपसे बात पूछी जाए कि क्या होती हैं डिस्ट्रिक्ट रोड, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर डिस्ट्रिक्ट रोड ऐसी रोड्स होती हैं जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को अलग अलग पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से क्या करती हैं, लिंक करती हैं। ऐसी रोड को हम क्या कहते हैं सर, डिस्ट्रिक्ट रोड। अब आप अपने कॉमन सेंस से बताइए इन डिस्ट्रिक्ट रोड को कौन मेंटेन करेगा, तो आप कहोगे सर इन डिस्ट्रिक्ट रोड को मेंटेन करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको आप बोलोगे जिला परिषद। क्या बोलोगे, जिला परिषद। तो जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट रोड को मेंटेन करती है। और डिस्ट्रिक्ट रोड क्या होती हैं ये आपने अभी अभी देखा। ठीक, 4 तरीके की रोड आपने देखी। अब 5वीं तरीके की रोड होगी कि अब आप ध्यान से समझिएगा, जिनको आप नाम दोगे रूरल रोड्स। इन रोड्स को थोड़ा गौर से देखिएगा। रूरल रोड्स एक्चुअली में कौन सी रोड होती हैं, मान लीजिए ये कोई एक रूरल एरिया है, जैसे कि मान लीजिए करहल, कोई एक रूरल एरिया है, मान लीजिए करहल। तो करहल गांव में से कोई एक ऐसी रोड होगी जो करहल गांव को इटावा सिटी से लिंक कर रही होगी। यानी कि एक विलेज एरिया को एक डिस्ट्रिक्ट एरिया से लिंक करने वाली मेटल्ड रोड्स। कौन सी रोड, मेटल्ड, यानी पक्की सड़क जो होती है उस सड़क को आप नाम देते हो रूरल रोड। क्या नाम देते हो, रूरल रोड। तो सर रूरल रोड गांव की सड़कें, मतलब समझ में आ रहा होगा कि सर गांव को एरिया से डिस्ट्रिक्ट के एरिया तक एक रोड बनाना, इस तरीके की रोड को हम क्या कहेंगे, रूरल रोड कहेंगे।
और आप बात समझिए, इन रोड्स पे सरकार ने बहुत ज़्यादा जोर दिया है, इन रोड्स पे सरकार ने जोर दिया है, और सरकार ने ये क्लियरली कहा है कि उनका एक स्पेशल प्रोविज़न है। गौर से समझिएगा, सरकार क्या कहती है, सरकार कहती है कि एक स्पेशल प्रोविज़न के तहत वो एक स्कीम लेके आएंगे, और उस स्कीम का टारगेट होगा कि हर गांव, ईच विलेज, हर गांव को शहर से यानी सिटी से लिंक करने के लिए एक ऑल सीजन, यानी ऐसा नहीं सर आपने गर्मियों में बनवा दी, बारिश में रोड खराब हो गई, बारिश में बनवा दिया आपने, सर्दियों में खराब हो गई, नहीं सर, ऑल सीजन मेटल्ड रोड होनी चाहिए। इस तरीके की स्कीम के अंदर सरकार ने काम किया, और सरकार ने अपनी एक योजना लॉन्च करी ऐसी रोड बनवाने के लिए, जिस योजना को आप नाम आपने सुना भी होगा, नाम सर सुना होगा आपने, इसको हम बोलते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। क्या नाम कहते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इस तरीके की जो योजना है, इसने क्या किया, इस तरीके की रोड्स यानी रूरल रोड्स को बनवाने में अपना ज़्यादा जोर दिया। तो हमें यहाँ पे रूरल रोड्स के अंदर क्या दिमाग में रखना है, सर क्या होती हैं रूरल रोड्स, किस स्कीम के तहत रूरल रोड बनाई गई, और सरकार का क्या वो प्रोविज़न था। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और ध्यान से समझिएगा। अपनी लास्ट रोड को हम पढ़ते हैं, लास्ट रोड है, इसको हम नाम देते हैं बॉर्डर रोड्स। क्या नाम देते हैं, बॉर्डर रोड्स। और ये बॉर्डर रोड्स थोड़ा रिस्की भी होती हैं, तो बॉर्डर रोड्स को बनाने के लिए सरकार ने क्या किया था, 1960 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बच्चों ध्यान से सुनना, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम इस रोड के लिंक से बनता है, जिसको हम बोलते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं इस रोड्स को या इस ऑर्गेनाइजेशन को, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। और इसको आराम से ब्रो भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर, ब्रो कहते हैं। तो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन सरकार ने बनाई थी कि वो कौन सी रोड बनाने के लिए, सर बॉर्डर रोड्स बनाने के लिए। दूसरी चीज़ सर क्या होती है बॉर्डर रोड्स, सर बॉर्डर रोड्स, मान लीजिए ये इंडिया था, तो इस इंडिया में अब जो रोड्स बनेंगी बिल्कुल किनारे पे, बॉर्डर्स पे जो रोड्स बनेंगी, उन रोड्स को हम बॉर्डर रोड्स बोलेंगे। कौन सी रोड्स बोलेंगे, सर बॉर्डर रोड्स बोलेंगे। तो यानी कि बॉर्डर रोड्स कौन सी रोड्स होती हैं, तो आप कहोगे सर बॉर्डर रोड्स वो रोड्स होती हैं जो किसी भी नेशन के बॉर्डर एरिया पे बनाई जाती हैं। उन रोड्स को हम क्या कहते हैं, बॉर्डर रोड्स और बॉर्डर रोड्स कहते हैं। दूसरी चीज़, ये रोड्स एक इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले करती हैं, किसमें, सर डेवलपमेंट ऑफ नेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आपकी सर बॉर्डर रोड्स अच्छी होंगी तो उतनी तेज़ी से आप क्या कर पाओगे, मिलिट्री और सामान, मिलिट्री का सामान, अच्छे अच्छे इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ें आपको ट्रांसपोर्ट करने में ईजियर होगा। तो यानी बॉर्डर रोड जो है वो देश के डेवलपमेंट में एक अच्छा खासा रोल प्ले करती हैं। और आपको सर एक बात और जाननी चाहिए, सर जो BRO है ना सर, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फॉर्मेशन 1960 में हुआ, इस रोड ने वर्ल्ड का, बहुत गौर से समझना, सॉरी, इस ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट, वर्ल्ड की सर सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे टनल बनाई। टनल आपको पता ही होगा सर, गुफा टाइप की। तो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट टनल, हाईवे टनल किसने बनाई, सर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई। और इस टनल को, ये टनल इंडिया में ही है, तो इस टनल को हम नाम देते हैं अटल टनल। अटल टनल नाम देते हैं किसको, सर इस टनल को जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई। और ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने ये जो अटल टनल बनाई थी, ये वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे टनल मानी जाती है। और ये जो टनल है ये मनाली से बनाई गई, समझिएगा ध्यान से सर, ये रोड की बात नहीं हो रही है, ये टनल की बात हो रही है, अंडरग्राउंड की बात हो रही है, तो आप समझिएगा सर। तो यहाँ पे मनाली से लिंक करती हुई लाहौल स्पीति तक जाती है ये टनल। कौन सी टनल सर, ये टनल जिसको आप अटल टनल बोल रहे हो। तो BRO के अंदर हमें क्या दिमाग में रखना है, सर कौन सी ये रोड्स होती हैं, कौन ये रोड बनाता है, सर कब ये ऑर्गेनाइजेशन बनी, और साथ में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाई गई ये अटल टनल। तो आपके सामने सर 6 तरीके की रोड्स हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली रोड जिसको आपने कहा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, आपको दिमाग में होगा क्यों बनाई गई, क्या था वो प्रोजेक्ट, नहीं है तो सर वीडियो दोबारा से देखिएगा। साथ में इस मैप के थ्रू आप गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को समझ सकते हो। मेगा प्रोजेक्ट के अंदर कितनी रोड्स थी, आपको होगी सर 3 रोड थी। एक सर हमें ये दिखती है नॉर्थ टू साउथ, एक हमें दिखती है सर ईस्ट टू वेस्ट,
ये ईस्ट टू वेस्ट सर, नॉर्थ टू साउथ, और साथ में ये लिंक करने वाला क्वाड्रिलेटरल। ये 3 तरीके की रोड्स आपको देखने को मिलती हैं। फिर नेशनल हाईवे क्या दिमाग में रखना है सर, कौन सी रोड होती हैं सर, जो देश के अलग अलग इसको कनेक्ट करती हैं। साथ में सर इसको कौन मेंटेन रखता है, उसके साथ में सर NH1 के बारे में हमने कुछ बातें करी, जो कि दिल्ली को अमृतसर से लिंक करती हैं। स्टेट हाईवे क्या होते हैं सर, जो कैपिटल को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लिंक करते हैं, कौन इनको मेंटेन रखता है। साथ में डिस्ट्रिक्ट रोड के अंदर आपने क्या पढ़ा, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग हिस्सों को लिंक करते हैं, कौन मेंटेन करता है, जिला परिषद। रूरल रोड कौन सी रोड होती है, आपने देखा सर यहाँ पे। उसके बाद वो स्कीम, उसके साथ में सर इनको कौन मेंटेन करता है, वो योजना। BRO बॉर्डर रोड्स कौन बनवाता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होती हैं बॉर्डर रोड्स, और साथ में इस अटल टनल पे कुछ डिस्कशन। तो आपने कुल मिला के रोडवेज टॉपिक को कंप्लीट किया है, जिसके अंदर आपने 2 हिस्से देखे। एक हिस्से को आपने कहा रोडवेज का डेवलपमेंट, रोडवेज की इंपॉर्टेंस, और एक हिस्से को कहा आपने रोडवेज का क्लासिफिकेशन। अब मैं आपको सर डायरेक्ट NCERT का एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, थोड़ा गौर से देखिएगा। NCERT का आप ये क्वेश्चन देखिए सर। सबसे पहले स्टेट एनी थ्री मेरिट्स ऑफ रोडवेज। मैंने सर आपको 6 बताई हैं, और यहाँ से उनमें से 3 मेरिट पूछी गई हैं। समझ में आया सर। दूसरा, वाई एंड वेयर इज रेल ट्रांसपोर्ट, ये सर अभी आपने नहीं पढ़ा है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बॉर्डर रोड्स, आपको ये सर समझना चाहिए। उसके साथ में आप ये वाला क्वेश्चन और देखिए, वाई आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन कॉल्ड द लाइफ लाइन्स ऑफ नेशन एंड इट्स इकोनॉमी। सर ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार बोर्ड्स में भी देखने को मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम बात करते हैं सर अब अपने अगले टॉपिक की, थोड़ा गौर से देखिएगा इस टॉपिक को। अब हम क्या करते हैं सर, अब हम अपने अगले मोड को उठाते हैं, जिसको हम बोलेंगे रेलवेज। लैंड के अंदर आपने रोडवेज को पढ़ा, थोड़ा सा सर आप रेलवेज को देखिए। रेलवेज को एक्चुअली में हम क्या करेंगे, 3 हिस्सों में बांट देंगे। रेलवे टॉपिक को हम 3 हिस्सों में बांट देंगे। एक जगह पे हम रेलवे को बोलेंगे इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, दूसरे पार्ट में हम बोलेंगे रेलवे का डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरे पार्ट में हम बोलेंगे सर रेलवे की प्रॉब्लम्स कुछ। हम इन 3 हिस्सों पे रेलवे के अंदर डिस्कशन करेंगे। बहुत छोटे छोटे से टॉपिक हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं। आपको सर कॉमन सेंस का यूज़ करना है, आपको सारे टॉपिक सर क्लियर होंगे। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सर रेलवे की क्या इंपॉर्टेंस होती है। सबसे पहले रेलवे के बारे में आप ये बात जानिए कि पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट के द्वारा सबसे बड़ी जो अंडरटेकिंग रखी गई है, अंडरटेकिंग का मतलब जो इन्होंने खुद परचेज करके खुद मैनेज कर रहे हैं, तो वो सबसे बड़ी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है वो सर रेलवे ही है। और रेलवे चूंकि पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी सर अंडरटेकिंग है, इसीलिए ये पब्लिक सेक्टर के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट, या फिर हम कह सकते हैं एक मेजर सोर्स बना हुआ है। किस चीज़ का, आप बोलोगे सर इनकम का। तो सरकार ने चूंकि सर इस पे बहुत बड़ा सर एक पैसा लगा रखा है, सरकार इसको मैनेज करती है, तो सरकार की इनकम का एक मेजर सोर्स भी कहाँ से निकल के आता है, आप कहोगे सर रेलवे से निकल के आता है। अच्छा सर, रेलवेज का इंट्रोडक्शन इंडिया में इंडियंस ने नहीं किया था, बल्कि ब्रिटेन ने किया था। तो अब इस चीज़ को समझिएगा। भारत की सर पहली ट्रेन 1853 में चलाई गई थी, जो चली थी सर मुंबई से लेके ठाणे तक। कहाँ तक, मुंबई टू ठाणे। ज़्यादा दूर की डिस्टेंस नहीं थी, डिस्टेंस मात्र सर 34 किलोमीटर की थी। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस सर ये है कि ये पहली ट्रेन थी जो भारत में रन हुई थी। उसके साथ में आज के टाइम पे अगर हम देखें, तो हम भले ही ये कहें कि रोडवेज सर बेटर ऑप्शन है, लेकिन सर आपको एक बात समझ में आई होगी कि आज के टाइम पे रेलवेज जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बन गया है। और ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इसलिए बन गया है क्योंकि सर यहाँ पे ये इन्होंने लोगों की इकोनॉमिक लाइफ को आपस में बाइंड करके रखा हुआ है। लोगों का जीवन यापन, इकोनॉमिक लाइफ, कई चीज़ें जो है वो रेलवे से डिसाइड होती हैं। आप कहोगे सर इस बात का क्या मतलब है। इस बात का सर सिंपली मतलब ये है कि जो रेलवेज है, ये रेलवेज बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है जो लोगों को कई जगहों पे मदद करती है। जैसे कि बिजनेस के लिए लोग अप डाउन करते हैं, जैसे कि आप कहोगे सर साइट सीइंग
साइट सीइंग के लिए लोग आते हैं। इस तरीके के ऐसे बहुत सारे काम हैं जो कि रेलवेज अकेले परफॉर्म करता है और रेलवेज पे कई सारे लोग डिपेंडेंट हैं। इसके साथ में हमने कहा सर कि छोटी दूरी के लिए रोडवेज अच्छी हैं, लेकिन सर व्हाट अबाउट लॉन्ग डिस्टेंसेस? तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि जो लॉन्ग डिस्टेंसेस होती हैं, इन लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए जो सबसे इकोनॉमिकल मोड है, उसको आप नाम दोगे सर रेलवे। तो लंबी दूरी के लिए रेलवे जो है वो सबसे इकोनॉमिकल जोन होता है, सबसे नहीं लेकिन काफ़ी हद तक इकोनॉमिकल होता है। जब आपके पास लोग भी ज़्यादा हों, मोर पीपल हो, ज़्यादा सामान हो, तो ये सारी चीज़ों के लिए सही से अगर ट्रैवल करना है तो वो आपको रेलवेज प्रोवाइड करेगा। इसके साथ में हमने एक पॉइंट जाना ही कि सर बहुत इंपॉर्टेंट इनकम का सोर्स है किसका? गवर्नमेंट का। तो सर हम यहाँ पे बात कर रहे थे एक्चुअली में किसकी? तो हम यहाँ पे सर बात कर रहे थे इम्पोर्टेंस की। किसकी इम्पोर्टेंस की? सर हम रेलवेज़ की इम्पोर्टेंस की बात कर रहे थे। तो रेलवे की इम्पोर्टेंस के अंदर आपने क्या देखा? सर ये पब्लिक अंडरटेकिंग है बहुत बड़ी। सर एक इसकी इम्पोर्टेंस के अंदर हमने देखा कि ये बिजनेस साइट सीइंग के लिए काम आती हैं, इकोनॉमिक लाइफ की लोगों को बांध रखा है, देश के डेवलपमेंट में काम आती हैं, लंबी दूरी के लिए सर इकोनॉमिकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है और एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम है किसका? गवर्नमेंट का। बात को सर हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हमने क्या कहा था? हम रेलवे को कितने हिस्से में डिवाइड करेंगे? हमने कहा था सर रेलवेज को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। अभी आपने कौन सा हिस्सा समझा सर? इसकी इम्पोर्टेंस समझी, साथ में हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन और कुछ प्रॉब्लम्स को भी देखते हैं। आप ध्यान से समझिएगा। जब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ रेलवेज का हम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, जब मैं यहाँ पे कहूँगा कि हम रेलवेज के डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे, तो इस रेलवे के डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहाँ पे देखेंगे? तो हम भारत के अंदर इस रेलवे के डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे। और भारत के अंदर समझिएगा थोड़ा गौर से, भारत के अंदर रेलवेज को हम कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो भारत के अंदर हम रेलवेज को सबसे पहले हम नॉर्थन एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हिली एरियाज़ में। उसके बाद हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सैंडी एरियाज़ में। आप समझिएगा इसके डिस्ट्रीब्यूशन को हम 3 जगहों पे पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम नॉर्दर्न एरिया में, एक पढ़ेंगे हम हिली एरियाज़ में, नॉर्दर्न एरियाज़ में, हिली एरियाज़ में और सैंडी एरियाज़ में इसका हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सैंडी एरियाज़ की। अब आप मुझे ये बताइए, सैंडी एरियाज़ या फिर सैंडी एरियाज़ की जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं कि सर गुजरात के जो दलदली स्वैम्पी इलाके हैं, साथ में हम इनको जंगलों वाले एरिया में भी कह सकते हैं। इस तरीके के जो एरिया होते हैं, सैंडी एरिया, स्वैम्पी एरिया, फॉरेस्ट एरिया, यहाँ पे रेलवेज जो है वो सक्सेसफुल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे आ जाते हैं हाइयर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप। यहाँ पे लैंड में सर कुछ दिक्कतें आती हैं। यहाँ पे इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है रेलवे बिछाना, जो कि आपकी इसकी कॉस्ट को इंक्रीज़ कर देगा। तो यहाँ पे सैंडी एरिया, स्वैम्पी एरिया, फॉरेस्ट एरिया, इन जगहों पे रेलवे का डिस्ट्रीब्यूशन सक्सेसफुल नहीं होता है, या हम कह सकते हैं अनफेवरेबल कंडीशन होती है। अनफेवरेबल कंडीशन होती है किस चीज़ की? सर यहाँ पे रेलवेज के लिए अनफेवरेबल कंडीशन है। दूसरा, नॉर्थन एरिया में हम देखते हैं। सबसे पहले आप इस फैक्ट को दिमाग में रखिएगा कि नॉर्दर्न एरिया जो है वो सबसे ज़्यादा फेवरेबल, नॉर्दर्न एरिया सबसे ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज विच एरिया प्रोवाइड द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन? तो आपका आंसर होगा सर नॉर्दर्न प्लेन्स एरिया प्रोवाइड द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज। क्योंकि सर यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे एक तो जो लेवल ऑफ लैंड है वो भी सर इक्वल है, साथ में यहाँ पे लोग ज़्यादा हैं जो कि सर रेलवे के लिए सर सुटेबल है, क्योंकि सर इसको पैसेंजर्स ज़्यादा मिलेंगे। साथ में यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो इन रिसोर्सेज को भी एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने में हम रेलवेज़ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे नॉर्दर्न एरिया क्यों बहुत ज़्यादा फेवरेबल है? क्योंकि सर यहाँ पे जो लेवल ऑफ लैंड है सर वो इक्वल है, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, रिच एग्रीकल्चर रिसोर्सेज हैं। इन कारणों से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नॉर्दर्न एरिया इज़ द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज। लेकिन यहाँ पे आपने देखा होगा कि नॉर्दर्न एरिया में साथ ही में बहुत सारी रिवर्स पड़ती हैं, और आपने जब कभी अगर ट्रेन में ट्रैवल किया हो तो आपने देखा होगा सर कि इन रिवर्स को क्रॉस करने के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है ओवर द
रिवर्स। तो रिवर्स के ऊपर यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन एरिया में हालांकि रेलवेज के लिए बहुत फेवरेबल कंडीशन है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें बहुत सारे ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है इसके डेवलपमेंट के लिए, जो कि हमें थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। लेकिन ये वाला जो एक फैक्ट है, ये सर बहुत छोटा फैक्ट है इसके और पॉजिटिव पॉइंट्स के लिए। तो कुल मिला के हमने नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर क्या देखा, हमने कहा सबसे फेवरेबल कंडीशन है, क्यों है, इन रीजन्स की वजह से है। साथ में हमें यहाँ पे रिवर्स की वजह से ब्रिजेस का बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करना पड़ जाता है। अब आते हैं सर हिली एरियाज़ में। आप कहोगे सर हम पहले ही इसके फंक्शन में या इसकी इंपॉर्टेंस में पढ़ चुके हैं कि हिली एरियाज़ में भी सिचुएशन कैसी होती है, अनफेवरेबल होती है। क्यों होती है, क्योंकि सर लेवल ऑफ लैंड जो है वो इक्वल नहीं है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डेंस नहीं होती, स्पार्स पॉपुलेशन होती है, जो कुछ ही लोग होते हैं, तो यहाँ पे इकोनॉमिकल नहीं पड़ता है सरकार के लिए। उसके साथ में यहाँ पे सर रिसोर्सेस उतने ज़्यादा नहीं है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। इन कारणों की वजह से यहाँ पे सिचुएशन फेवरेबल अनफेवरेबल होती है। यहाँ पे सर आप एक रीजन और दिमाग में रख सकते हो नॉर्दर्न एरिया में, कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा है, और चूंकि सर इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे लेबर भी एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करती रहती है, अपॉर्चुनिटी की तलाश में लोग आते रहते हैं, जिससे क्या हो सकता है, जिससे यहाँ पे सर ये फेवरेबल कंडीशन और इकोनॉमिकल हो जाता है। और हिली एरियाज में अगर आपको याद हो कि यहाँ पे सर ये अनफेवरेबल इस कारण से और है, क्योंकि अगर आप इन एरियाज़ में, इस तरीके के एरियाज़ में आप रेलवेज़ बनवाओगे, इस तरीके के एरियाज़ में आप रेलवेज़ बनवाओगे, तो यहाँ पे आपको हर जगह जगह पे आपको क्या बनवाने पड़ेंगे, आपको सर टनल्स बनवानी पड़ेंगी बहुत ज़्यादा, आपको गैप्स बनवाने पड़ेंगे बहुत ज़्यादा, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ सकता है। तो इन कारणों की वजह से यहाँ पे सबसे फेवरेबल कंडीशन कहाँ पे है, तो आप कहोगे सर नॉर्दर्न प्लेन पे है। अब आप कहोगे सर आप इसके डिस्ट्रीब्यूशन पे, फेवरेबल बात पे इतना ज़्यादा फोकस आप क्यों कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे कहेंगे सर आप थोड़ा सा एनसीईआरटी को उठा के देखिए, और एनसीईआरटी में आप इस क्वेश्चन से डील करिए, वेयर एंड वाई रेल ट्रांसपोर्ट इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो आप कहोगे कहाँ पे, नॉर्दर्न प्लेन एरिया में। क्यों, उसके रीजन्स अभी अभी आपने देखे हैं। तो क्या सर आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई, किसी को कोई परेशानी हो तो वो पूछेगा ज़रूर, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने दो बातें देखी, और इन दो बातों में आप एक पॉइंट को, एक फैक्ट को दिमाग में रखिएगा कि अब सरकार ने एक कोंकण रेलवेज बनवाया। क्या बनवाया है सरकार ने, कोंकण रेलवेज बनवाया है, जो कि वेस्टर्न कोस्ट में पड़ता है। कहाँ पे, वेस्टर्न कोस्ट में पड़ता है, और ये बहुत सारे गुड्स को और साथ में बहुत सारे पैसेंजर्स को ये लेके जाता है। तो ये सरकार के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट प्रूव हुआ कोंकण रेलवेज, जिसको आप बस एक नोट के रूप में दिमाग में रखिएगा। एक नंबर में अगर आपको बाय द चांस की बातें देखने को मिले, तो आपको कोंकण रेलवेज में दिमाग में होना चाहिए कि कोंकण रेलवेज कहाँ पे है, आप कहोगे सर वेस्टर्न कोस्ट पे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अपने अगले टॉपिक, जो कि पूरी तरीके से सर कॉमन सेंस पे बेस है, उसमें हम बात करते हैं। क्या था सर टॉपिक था सर प्रॉब्लम्स। टॉपिक क्या था, हम कहेंगे सर टॉपिक था प्रॉब्लम्स। यहाँ पे बिल्कुल सीधी सी बात हम ये कहेंगे, क्वेश्चन आपसे इस तरीके का पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट आपको दिया जाएगा कि रेलवेज जो है वो बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बट ऑन द अदर हैंड it also suffers with some problems। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हालांकि सर रेलवे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन करता है, लेकिन इसके साथ में ये कुछ प्रॉब्लम से जूझ रहा है। तो क्या है वो समस्या, सर मैं आपको सिंपली अगर बिल्कुल बताऊं तो यहाँ पे सिर्फ एक ही समस्या है, वो ये है कि लोगों के अंदर सिंसियरिटी नाम की चीज़ नहीं होती है। अब जब लोगों के अंदर सिंसियरिटी नाम की चीज़ नहीं होती तो वो कुछ हरकतें करना चालू करते हैं। कैसी हरकतें, कि सर ट्रैवल तो करेंगे लेकिन टिकट नहीं लेंगे, सरकार के लिए इकोनॉमिक लॉस हो जाएगा इससे। कौन सा लॉस, इकोनॉमिक लॉस होगा। यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि सर वो अलग अलग मेथड सर्च कर लेते हैं, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, जिसके थ्रू वो डैमेज करते हैं रेलवेज को।
ठीक है। डैमेज करने का मतलब ये हुआ कि सर आप ट्रेन के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं तो कहो सर आप पानी की टंकी उखाड़ ले आओ, है ना। टोटी उखाड़ने से सर मुद्दे भी बहुत चल रहे हैं, इसकी बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ सर कि इस तरीके से लोग डैमेज करते हैं। कई बार रेलवेज के सर बहुत सारे पार्ट्स चोरी के शिकार बन जाते हैं, जो सरकार के लिए एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस हो जाता है। उसके साथ में अननेसेसरी लोग चेन्स को पुल कर देते हैं। ट्रेन के अंदर जो चेन्स लगी होती हैं, इमरजेंसी चेन्स, लोग क्या करते हैं उनको अननेसेसरी पुल करना चालू कर देते हैं, जिससे क्या होता है कभी कभार रेलवे को बहुत बड़ा डैमेज भी हो जाता है। तो इन सभी कारणों मतलब इन सारी चीज़ों ये सारी चीज़ क्या है, हम कहेंगे ये सारी चीज़ रेलवेज़ की प्रॉब्लम है, और जो सिर्फ एक रीजन से हो रही है कि लोगों के अंदर सिंसियरिटी नहीं है। तो इस तरीके का क्वेश्चन कोई आपसे पूछा जाएगा तो आपको इन्हीं पॉइंट्स में डिस्कशन भी करना होगा। आप बढ़िया सा सर एक इंट्रो देंगे कि सर सिंस वी नो दैट रेलवेज प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल फॉर द नेशंस डेवलपमेंट एंड पीपल्स डेवलपमेंट, कि हमने देखा सर ये लोगों के भी डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है, इकोनॉमिक लाइफ को बांटता है, देश के लिए कुछ रोल प्ले करता है। लेकिन इसके बावजूद भी जब लोगों के अंदर सिंसियरिटी नहीं है तो रेलवेज कुछ प्रॉब्लम से सफ़र करेगा। क्या प्रॉब्लम? टिकट नहीं लेना, अलग अलग मेथड ढूंढ लेना, अननेसेसरी चेन्स पुल करना। आखिरी में आप कंक्लूजन दोगे कि सो फ्रॉम द अबव पॉइंट्स आई कैन कंक्लूड दैट on the one hand railways help in the development of pupils and nation, but on the other hand it also face some problems। बात समझ में आई? तो आपने सर रोडवेज और रेलवेज इन दो टॉपिक्स को कंप्लीट किया है। उम्मीद करते हैं सर ये दोनों टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। रोडवेज को आपने दो हिस्सों में बांटा, एक कहा आपने इम्पोर्टेंस और दूसरा आपने रोडवेज को क्या बोला, आप कहोगे सर दूसरा आपने इसका क्लासिफिकेशन किया। और मज़े की बात क्या है सर कि इन दोनों के ही अंदर हमें 6 पॉइंट देखने को मिलते हैं। रेलवेज़ को भी आपने दो हिस्सों में बांटा, एक तरफ आप रेलवेज़ का आपने करा क्लासिफिकेशन या इसको हम कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरी तरफ आपने रेलवेज़ के अंदर क्या देखा, 3 हिस्सों में बांटा, तीसरे में आपने देखा प्रॉब्लम्स और पहले में देखा आपने इसकी इम्पोर्टेंस। ये 3 सिंपल से पॉइंट थे। आप सर एक बार फिर से वीडियो देखिए, अगर समझ में नहीं आया और फिर भी नहीं आता है, कोई डाउट रहता है तो आप हमसे बेझिझक पूछिए बैच के अंदर। उसके बाद अब हम बात करते हैं थोड़ा सा अपने अगले मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की, जो कि लैंड के थ्रू आखिरी मोड है, जिसको हम बोलेंगे पाइपलाइंस। आप थोड़ा सा इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। जो पाइपलाइंस होती हैं ये पाइपलाइंस एक्चुअली में एक न्यू वे है। किस चीज़ के लिए सर? ट्रांसपोर्टेशन के लिए। एक तरीके से एक नया तरीका है। किस चीज़ का सर? ट्रांसपोर्टेशन का एक नया तरीका है। क्या? पाइपलाइंस। एक्चुअली में पाइपलाइंस तो शुरुआत से ही यूज़ होती हैं, लेकिन शुरुआत में अर्लियर ये सिर्फ यूज़ की जाती थी किसके लिए सर? पानी को सिटीज़ तक पहुंचाने के लिए पाइपलाइंस का यूज़ होता था। लेकिन आज के टाइम पे अगर हम देखें तो आज के टाइम पे सिर्फ पानी नहीं सर, इससे क्रूड ऑयल भी सर पहुंचाया जाता है, इसके साथ में पेट्रोलियम भी कई बार पहुंचाया जाता है। और सर बात तो तब हुई जब हम सर इससे सॉलिड मटेरियल को भी भेजना चालू कर देते हैं, लेकिन इसके लिए बस हमें इसको स्लरी में कन्वर्ट करना पड़ता है, हमें इसे सेमी लिक्विड और लिक्विड में कन्वर्ट करना पड़ता है। साथ में हम इससे बहुत सारी नेचुरल गैसेस को भी सर हम भेजते हैं। और सर यहाँ पे पहले की अपेक्षा आज के टाइम में पाइपलाइंस की एक इम्पोर्टेंस बढ़ गई, क्योंकि पाइपलाइन जो है सर इसका बस सर इनिशियल कॉस्ट जो होता है वो हाई होता है, यानी पाइपलाइंस का सेटअप सर महंगा होता है, लेकिन सर यहाँ पे इसका जो रनिंग कॉस्ट होता है वो रनिंग कॉस्ट बिल्कुल कम होता है। तो पाइपलाइंस का सर इनिशियल कॉस्ट तो ज़्यादा है लेकिन रनिंग कॉस्ट कम है। और बहुत सारे तो सर ऐसे प्लांट्स हैं जैसे कि सर मथुरा का प्लांट, जैसे सर बरौनी प्लांट, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो तो सर पूरी तरीके से डिपेंड ही पाइपलाइंस पे हैं। अगर पाइपलाइंस ख़त्म कर दी जाए तो इन प्लांट्स का भी कोई सर अस्तित्व नहीं बचेगा। तो कुल मिला के पाइपलाइंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बन गया है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसमें अलग अलग चीज़ों का यूज़ किया जाता है और इस तरीके से सर पाइपलाइन से ट्रांसपोर्ट देता है। एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे तो एनसीईआरटी से आप ये पाओगे कि यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट पाइपलाइंस आपके सामने दी गई हैं। और कुछ क्या सर, अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 इम्पॉर्टेंट पाइपलाइंस के बारे में डिस्कशन किया गया है। 3 इम्पॉर्टेंट पाइपलाइन है, एक एक करके देखेंगे, थोड़ा गौर से समझिएगा, आपको टॉपिक समझ में आएगा। कौन कौन सी पाइपलाइंस का यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। सबसे पहले आप देखिए,
अगर हम सर सबसे पहली पाइपलाइन की बात करें तो जो सबसे पहली पाइपलाइन है वो आपके गुजरात में एक जगह पड़ती है जिसको आप बोलोगे हजीरा। एक जगह पड़ती है जिसको क्या बोलोगे आप? हजीरा। हजीरा से महाराष्ट्र में हजीरा से महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है। हजीरा से महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है जिसको आप बोलोगे विजयपुर। ठीक है, एक जगह पड़ती है क्या? विजयपुर। और उसके बाद यहाँ से आप जाओगे जब बिहार की तरफ तो बिहार में एक जगह पड़ेगी जिसको आप बोलोगे जगदीशपुर। मैप दिमाग में रखिएगा, मैपिंग के थ्रू सर आपको ऑब्जर्व होगा, आप जल्दी समझ पाओगे। यहाँ पे सर ये 3 जगह पड़ती हैं, एक महाराष्ट्र में, एक हजीरा गुजरात में, जगदीशपुर बिहार में। और इन तीनों ही जगहों को एक पाइपलाइन लिंक करती है, एक लाइन लिंक करती है जिसको आप HVJ पाइपलाइन के नाम से जानते हो। H फॉर हजीरा, V फॉर विजयपुर, J फॉर जगदीशपुर। और इस पाइपलाइन की खास बात ये है कि सर ये कितने एरिया में फैली हुई है? लगभग 1700 किलोमीटर की ये पाइपलाइन है। और ये पाइपलाइन बीच में एक एरिया को लिंक करती है। यहाँ पे जब आप एंट्री करोगे तो इस जगह पे पड़ेगा सर मुंबई। क्या जगह पड़ेगी? मुंबई। तो मुंबई को या हम कह सकते हैं मुंबई की जो गैस फील्ड्स हैं, इनको लिंक करती है ये पाइपलाइन। तो पहली पाइपलाइन सर बहुत इजी आपको समझ में आई होगी कि सर HVJ पाइपलाइन 1700 किलोमीटर की है, हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर के थ्रू ये मुंबई को भी कनेक्ट करती है। पहली पाइपलाइन हमें समझ में आई। अब हम सर दूसरी पाइपलाइन अपनी उठाते हैं, गौर से देखिएगा। जो सर हमारी दूसरी पाइपलाइन है ये दूसरी पाइपलाइन एक्चुअली में शुरुआत होती है इसकी गुजरात में एक जगह पड़ती है जिसको आप बोलोगे विरामगम। इन पॉइंट्स को सर दिमाग में रखिएगा। गुजरात में एक जगह पड़ती है जिसको आप बोलोगे विरामगम। ये क्या करती है? और गुजरात में विरामगम से जस्ट ऊपर, ध्यान से देखिएगा, विरामगम से जस्ट ऊपर एक और जगह पड़ती है। एक सेकंड, गुजरात में एक जगह पड़ती है, मैंने क्या बताया आपको? विरामगम। और इसके जस्ट ऊपर एक और जगह पड़ती है उसको आप बोलोगे सलाया। ठीक है, विरामगम और सलाया ये दोनों ही जगह कहाँ पे पड़ती हैं? गुजरात में। तो एक पाइपलाइन जाती है सलाया टू विरामगम। विरामगम से ये पहुंचती है यूपी के मथुरा में। मथुरा से ये पहुंचती है ऊपर दिल्ली में। दिल्ली से ऊपर हरियाणा में एक और जगह पड़ती है सोनीपत। और सोनीपत से पंजाब के जलंधर। इन जगहों को एक पाइपलाइन लिंक करती है और ये आपकी होगी सेकंड पाइपलाइन। कहाँ से? सलाया से चली विरामगम, विरामगम से मथुरा, मथुरा टू दिल्ली, दिल्ली टू सोनीपत एंड सोनीपत टू जलंधर। तो हम कहते हैं सलाया टू जलंधर की जो पाइपलाइन है वो पाइपलाइन मथुरा, दिल्ली, विरामगम एंड सोनीपत के थ्रू होके जाती है। ये आपकी सर दूसरी पाइपलाइन है। एक लास्ट पाइपलाइन और है जो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये पाइपलाइन भी समझ में आएगी। क्या है ये पाइपलाइन? थोड़ा गौर से देखिएगा। सबसे पहले इस पाइपलाइन को थोड़ा आप ध्यान से समझिएगा। ये पाइपलाइन जो है वो आसाम से चली और आसाम में एक जगह पड़ी गुवाहाटी। आसाम से चली और आसाम में एक जगह पड़ी क्या? गुवाहाटी। ये पाइपलाइन गुवाहाटी से बिहार में एक जगह पड़ेगी बरौनी। एक जगह पड़ेगी बरौनी।
और बरौनी से यूपी में इधर एक जगह पड़ेगी इलाहाबाद। तो सबसे पहले ये पाइपलाइन जाएगी कहाँ से कहाँ तक, गौर से देखिएगा। ये पाइपलाइन सर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होगी। ये पाइपलाइन असम से गई, असम में ही गुवाहाटी, वहाँ से गई बरौनी, बरौनी से गई कहाँ पे, अहमदाबाद। बात समझ में आई। अब इस पाइपलाइन में यहाँ पे गुवाहाटी जो एक जगह पड़ रही है, यहाँ गुवाहाटी से एक अलग लिंक बन के आती है, जो कि गुवाहाटी से लिंक करती है वेस्ट बंगाल के एक एरिया को। गुवाहाटी से लिंक करती है वेस्ट बंगाल के एरिया को, जिसको आप बोलोगे सिलीगुड़ी। क्या बोलोगे आप, सिलीगुड़ी। और सिलीगुड़ी यहाँ पे जो बरौनी जगह पड़ रही है, बरौनी वेस्ट बंगाल के एक एरिया को लिंक करेगी, जिसको आप बोलोगे हल्दिया। मैं एक बना दे रहा हूँ, लेकिन आप याद रखेंगे ये मैप में कि हल्दिया जो है वो वेस्ट बंगाल में पड़ेगा, ठीक है। तो हल्दिया को लिंक करेगी बरौनी, ठीक है। और बरौनी जब हल्दिया को लिंक करेगी तो यहाँ पे बीच में एक और जगह पड़ेगी, इस जगह पे लगभग, इस जगह को आप बोलोगे राजबंद। इसको आप क्या बोलोगे, राजबंद। और राजबंद से वेस्ट बंगाल में ही, राजबंद से वेस्ट बंगाल में ही एक और पाइपलाइन एक्सटेंड होती है, जो कहाँ तक एक्सटेंड होती है सर, मुरीग्राम तक एक्सटेंड होती है। ये भी वेस्ट बंगाल में ही है सर। तो यानी कि राजबंद से कहाँ गई, मुरीग्राम, और गुवाहाटी से कहाँ गई सर, सिलीगुड़ी गई। ये सिलीगुड़ी भी वेस्ट बंगाल में है। और उसके बाद यहाँ पे बरौनी से कहाँ पे आई सर, हल्दिया आई। हल्दिया के बीच में क्या पड़ा सर, राजबंद पड़ता है। तो आपको सर ये पाइपलाइन अगर समझ में आई हो तो ये आपकी तीसरी पाइपलाइन है, ठीक है। ये आपकी कौन सी पाइपलाइन है, तीसरी। तो आपने पाइपलाइन के बारे में कुछ फैक्ट देखे, और साथ में पाइपलाइन में आपने क्या देखा, 3 इम्पॉर्टेंट पाइपलाइन देखी, ठीक है। तो आप पहले इतना सर अच्छे से प्रिपेयर करिए, ये तीनों मैप बहुत ध्यान से देखिए। आप सर वीडियो को थोड़ा सा टाइम लंबा हुआ है, लेकिन हो सकता है आपको सर अगर समझ में आए तो आप इसको सर थोड़ी स्पीड बढ़ा के आप देख सकते हो वीडियो को, या आप अपने अकॉर्डिंग जैसा सुटेबल समझें। अगर सफिशिएंट टाइम है तो सर मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप पूरी वीडियोस को सही से देखें और पूरे टॉपिक को एक अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें। अब सर इसके बाद आपको एक और वीडियो मिलेगी, उस वीडियो में सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपके ख़त्म हो जाएंगे। अभी तक के लिए आप इतनी वीडियो को ध्यान से देखिए, पढ़िए, लिखिए और समझिए। मिलते हैं सर।